मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्या स्टडी करना है इस टॉपिक में, पहले ही पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है? मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। और इसके अंदर हमें स्टडी करना है सबसे पहले न्यूक्लियर फिजिक्स, ओके, नाभिकीय भौतिकी। एक बार ध्यान दो, बाद में नोट करना। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता। उसके बाद ठीक है, मैटर वेव, मैटर वेव, द्रव्य तरंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना, ओके। उसके बाद स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ओके। सापेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत, सापेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और उसके बाद पार्टिकल फिजिक्स, ओके, कण भौतिकी। ये कंटेंट हमें पढ़ने हैं। अब जब हम इस कंटेंट को देखते हैं तो हमें पता चलता है ये अपने आप में अलग चीज है, मतलब एक छोटा चैप्टर है। ये अपने आप में एक छोटा चैप्टर है। ये अपने आप में अलग कंटेंट है, ये अपने आप में अलग कंटेंट है, और ये अपने आप में अलग कंटेंट है। मतलब इसी चैप्टर में छोटे छोटे चैप्टर्स, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट फिजिक्स के हैं, यानी ये आपस में कनेक्ट होंगे। फिर ये बिल्कुल अलग चीज़ है, ये बिल्कुल अलग चीज़ है, ये बिल्कुल ही अलग चीज़ है, और ये बिल्कुल अलग चीज़ है। इनको हम स्टडी करते हैं किस में, बोलो? मॉडर्न फिजिक्स में। क्लियर? तो कंटेंट मैंने लिख दिया। अब 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, हम सारे कंटेंट बहुत अच्छे से जानेंगे। मॉडर्न फिजिक्स मतलब बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होती है, जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। रटने जैसा कुछ भी नहीं है, ओके, हर चीज़ समझने की है। और मैंने बता दिया कि ये दोनों स्टडी करेंगे तो कनेक्ट रहेंगे। फिर ये अपने आप में मैटर वेव एक अपने आप में छोटा बोलो टॉपिक होता है। डी ब्रोगली का नाम सुना होगा, उसने ड्यूल नेचर थ्योरी दी थी। जब हम कभी भी केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं तो हम ओनली इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, लेकिन जब हम मैटर वेव एज ए टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम जितने भी माइक्रो पार्टिकल्स है, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन, सबके बारे में बात करते हैं। किसकी? ड्यूल नेचर की, ओके। वो सारा हम स्टडी इसमें करेंगे। क्लियर? ओके। इसमें क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल, जिनको यूं करने में 2 से 5 मिनट लगता है, अपन 10 सेकंड में कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको इसमें सिखाऊंगा। क्लियर? ओके। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो जानते ही हो, बोलो, परमाणु की संरचना। क्लियर? ओके। इसमें हम बोर मॉडल और उसके हाइपोथेसिस की बात करते हैं। और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बिल्कुल अलग चीज़ है, और पार्टिकल फिजिक्स अलग चीज़ है। पढ़ेंगे तो पता चलेगा। एक बार कंटेंट दिमाग में चला गया कि क्या हमें स्टडी करना है, नोट कीजिए।
ओके, दिख रहा है क्लियर बोलो? ठीक है, पहले मैं कंटेंट बता देता हूँ कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, कैसे मूव ऑन होना है। क्लियर? तो इससे हमें ध्यान रहता है कि क्या क्या चीज़ें हमें स्टडी करनी है। तो स्टार्ट करें बोलो, किससे स्टार्ट करेंगे? न्यूक्लियर फिजिक्स से। ओके, ओके। तो थोड़ा पहले बेसिक देखेंगे कि भाई न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमारा बार बार लेना देना किससे होगा? न्यूक्लियस से। और एक एटम के न्यूक्लियस में दो कंटेंट, दो पार्टिकल होते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो उनके बारे में हमें बेसिक बातें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या हेडिंग डाल रहा हूँ? न्यूक्लियर ओके फिजिक्स। और न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर सबसे पहले हम वर्ड लिख रहे हैं यहाँ पर न्यूक्लियॉन। क्या लिखा मैंने बोलो? न्यूक्लियॉन। ओके, तो न्यूक्लियॉन क्या होता है? तो मैंने कहा आपको कि प्रोटॉन, ओके, यहाँ पर बोलो क्या लिखा? प्रोटॉन, ओके, एंड न्यूट्रॉन, ओके, को इंक्लूडिंग सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। ठीक है, न्यूक्लियॉन कहते हैं। अब आपको नोट बाद में करना है, इधर ध्यान दो। सबसे पहले कौन सा वर्ड यूज किया मैंने? न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंबाइंडली नोन एज न्यूक्लियॉन। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि यही दो पार्टिकल किस में रहते हैं? न्यूक्लियस में रहते हैं। तो हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमारा लेना देना बार बार किन दो से होगा बोलो? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो यहाँ पर अगर हम उनके बारे में थोड़ी बेसिक बातें देखें, जैसे मैंने कहा पहला खोज करता, डिस्कवर्ड बाय। क्लियर? खोज करता, ओके, डिस्कवर्ड बाय तो सब जानते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की है? गोल्ड स्टीन ने। ओके, और इसकी किसने की है? जेम्स चैडविक ने। ठीक है, ओके, तो ये तो बचपन से पढ़ते आए हैं कि प्रोटॉन की खोज किसने की है? गोल्ड स्टीन ने। और इसकी किसने की है? जेम्स चैडविक में। ओके, उसके बाद अपन बात करें यहाँ पर आवेश चार्ज की बात करें। क्लियर? ओके, तो चार्ज जो होता है, चार्ज की बात करें यहाँ पर तो प्रोटॉन का चार्ज जो होता है, क्लियर, वो सब जानते हैं, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम होता है। और न्यूट्रॉन का क्या होता है? 0। ओके, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर मास की, क्लियर, ओके, द्रव्यमान की बात करें, मास की बात करें तो प्रोटॉन का जो मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 बोलो 2 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। बट क्या होता है इस चैप्टर में ये मास काम नहीं आते। रीज़न क्या है कि इस चैप्टर में हम बार बार यूज करते हैं, यह हमें दिया जाता है AMU में मास। किस में दिया जाता है? एटॉमिक मास यूनिट में। तो यहाँ पर मैंने कहा प्रोटॉन का ही मास 1.007 AMU होता है और न्यूट्रॉन का मास 1.008 AMU होता है। इसको देखते तो पता चलता है कि प्रोटॉन का मत से न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज़्यादा होता है। क्लियर? ये तीन बातें बताई। अब स्पेशल नोट क्या कि भाई सबसे पहले तो वर्ड आया है हमारा पहला AMU, इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एटॉमिक मास यूनिट। बच्चे को पता रहता है AMU की क्या मीनिंग है बोलो?
एटॉमिक मास यूनिट। अभी नोट नहीं करना, इधर ध्यान देना। क्लियर? ओके। परमाणु द्रव्यमान इकाई, परमाणुवीय। ओके, मैंने कहा परमाणुवीय। ओके, द्रव्यमान, द्रव्यमान इकाई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर बात कर हम, एक एएमयू किसके बराबर होता है, तो मैंने कहा 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, इसके बराबर होता है। इसका मतलब इससे हमें पता चला कि एएमयू भी किसकी यूनिट हुई, मास की यूनिट हुई। किसकी यूनिट हुई बोलो, मास की यूनिट हुई। क्लियर? तो 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के। तो इसका मतलब हुआ कि 1 kg इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 1/1.66 इंटू 10⁻⁻27 AMU। ओके। अच्छा, अब मैंने कहा अगर मैं यहाँ पर बात करूं मास ऑफ प्रोटॉन की। क्लियर? तो मैंने कहा, अभी बताया मैंने, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब मैं इसको किस में बदलना चाहता हूँ, एएमयू में। तो क्या करना पड़ेगा कि भाई इस किलोग्राम की जगह ये लिख दूंगा तो एएमयू में बदल जाएगा। बोलो क्लियर? तो मैंने कहा मास ऑफ प्रोटॉन, ओके, इज इक्वल टू 1.672 इंटू 10⁻⁻27, और यहाँ पर 1.66 इंटू 10⁻⁻27 AMU। बताओ, 27 से 27 कट हो गया। ओके। और हमने क्या देखा कि 1.672 में जब 1.66 से डिवाइड करते हैं तो जीरो, बोलो 1.007 AMU मिलता है, जो मैंने अभी लिखा था। क्लियर? ओके भाई, इससे ये ज्यादा है तो पहले तो एक बार ही जाएगा। अरे बोलो, पहले तो एक बार ही जाएगा। क्लियर? ओके। तो इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर कर दूं मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर भी 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। ओके। और एएमयू में बदलने के लिए 1.675 इंटू 10⁻⁻27 में किसको डिवाइड करना पड़ेगा, 1.66 इंटू 10⁻⁻27। तो ये किस में बदल जाएगा, एएमयू में। और वो क्या आ जाता है, वो आ जाता है 1.008 AMU। क्लियर? तो अब ये दो मैंने ये जो लिखे वो समझ में आया बोलो आपको? क्लियर? मतलब ये सबसे पहले आपको बेसिक बात पता होनी चाहिए। अभी मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स में कुछ भी नहीं सिखाया। मैंने आपको कहा कि न्यूक्लियर फिजिक्स में हमारा लेना देना न्यूक्लियन से होता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होता है। तो उनकी बेसिक चीजें, चार्ज, मास, डिस्कवरी, और मास भी चूंकि इसमें किस में दिया जाता है, एएमयू में। तो एएमयू में ये होता है, और ये कैसे आया मैंने आपको स्पेशल नोट में बताया। क्लियर? तो पहले आप इतना नोट करोगे।
ओके, ठीक है। प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन एंड न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय चैडविक। ओके, क्या ये नोट बोलो? बिल्कुल पहले मैंने बेसिक चीज बताई आपको, क्लियर? ओके, ताकि ये वाली वैल्यू आपको पता रहे, क्योंकि हम बाकी पूरी फिजिक्स में मास हमेशा किस में यूज करते, केजी में। इस चैप्टर में मास किस में यूज किया जाता है, एएमयू में, क्लियर? तो केजी और एएमयू आपस में कन्वर्टेड होते हैं, कैसे होते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर समझाया। एएमयू की फुल फॉर्म क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट। ओके, ओके, क्या है ये नोट बोलो? ओके, हो गया। ये तो मैंने आपको बेसिक चीज बताई। हम न्यूक्लियर फिजिक्स में हम सबसे पहली चीज सीखने जा रहे हैं, मास डिफेक्ट, क्लियर? द्रव्यमान क्षति, ठीक है? हो गया था नोट बोलो? नहीं हुआ?
जो यहाँ बताया सेम यहाँ चीज बताई, बोलो क्लियर। जब ये 1.672 है, ये 1.675 है, तो थोड़ा तो इससे ज्यादा ही आएगा। क्लियर, ओके। अब मैंने कहा सबसे पहले चीज क्या सीखने जा रहे हैं हम, मास डिफेक्ट। क्लियर, ओके। द्रव्यमान क्षति एग्जामों में पूछा गया है, डेल्टा एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले मास डिफेक्ट क्या होता है, अब 10 मिनट इधर ध्यान दो। क्या होता है, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, मैंने कहा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ओके न्यूट्रॉन प्रोटॉन मैंने कहा न्यूट्रॉन, ओके न्यूट्रॉन, ये मिल करके जब क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस। ओके, तो क्या देखा गया कि थोड़ा मास में कमी आ जाती है, डिफेक्ट हो जाता है, जिसे मास डिफेक्ट कहते हैं। ओके, क्या बोला मैंने आपको, ये क्या है, आप कहोगे ये तो न्यूक्लियन है। बोलो न्यूक्लियन का मतलब क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इंक्लूडिंग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। मुझे ये वर्ड यूज करना था, इसलिए मैंने पहले बेसिक में आपको न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है वो बताया। ठीक है, ये क्या है, आप कहोगे सर ये तो नाभिक है। क्लियर, ओके। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब हम बहुत सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से न्यूक्लियस बनाते हैं तो मास में क्या आता है, कमी आती है, डिफेक्ट होता है, जिसे हम मास डिफेक्ट कहते हैं। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि बोलो अब अगर मैंने कहा मास में कमी आती है तो मास डिफेक्ट क्या होगा, ज्यादा मास माइनस कम मास, तभी तो मास डिफेक्ट आएगा ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, बात समझ में आए, बोलो। आपको बोला कि यहाँ पर 50 लड्डू थे, कितने लड्डू थे, 50, 5 आप खा गए। किसी ने बोला कि पैकेट में पैक करना है, किसी ने बोला कि पैकेट में पैक करना है, पैक करने के दौरान 5 आप क्या करो, खा गए। अब इसमें तो कितने रहे, 45, तो वजन ज्यादा इसका होगा कि इसका होगा, अरे इसका ही होगा ना। अब कोई कहे कितनी कमी आई, तो आप क्या करोगे, बोलो पहले 50 का जो मास था और फिर 45 का है, 50 में से 45 लेस करोगे तभी तो कितने लड्डू खा गए, कितना डिफेक्ट आ गया, कमी आ गई, वो पता चलेगा। सेम डिटो यही है। क्लियर, कि यहाँ पर जो मास डिफेक्ट हो रहा है, मास डिफेक्ट क्या होगा, बोलो यहाँ पर क्या करूंगा, मास ऑफ न्यूक्लियन, ओके, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, बोलो मास ऑफ न्यूक्लियस। ओके, मैंने कहा मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर ये किसका है, न्यूक्लियन, ठीक है, का द्रव्यमान, और ये क्या लिखा, बोलो नाभिक का द्रव्यमान। ओके, चलो ठीक है। मैंने कहा कि न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है, बोलो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जितने भी है वो इंक्लूडिंग न्यूक्लियन होते हैं। तो न्यूक्लियन का मास क्या होगा, जितने भी प्रोटॉन है और जितने भी न्यूट्रॉन है उनका मास का सम टोटल, वही न्यूक्लियन का मास होगा। अब मैंने कहा कि सपोजेट किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं, जेड के इक्वल होते हैं। जेड मतलब क्या, एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर अगर मैं बोलो यहाँ पर मैं करूँगा तो बताओ क्या करूँगा, जेड मास ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास ये है, तो मल्टीप्लाई क्या करूँगा, जेड, क्योंकि जेड के इक्वल क्या है, मान लिया अपन ने प्रोटॉन, और मैंने कहा एन किसको मान लिया, न्यूट्रॉन के नंबर को। क्लियर, तो ये तो किसका मास हो गया, न्यूक्लियन का, माइनस ये किसका हो गया, बोलो न्यूक्लियस का। ठीक है, तो मैंने कहा आपको ये मैंने किसका फॉर्मूला बना दिया, मास डिफेक्ट का। तो अब मेरे लिए इसमें एक तो चीज आई जेड, एक आया एन,
MP और MN तो मैं जानता हूं। Z क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन, बोलो प्रोटॉन की संख्या, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। N क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। और मैंने कहा आपको यहीं पर, यहीं पर, यहीं पर, क्लियर। बोलो ये क्या है? तो आप कहोगे मास ऑफ वन प्रोटॉन। अरे MP का मतलब क्या है? मास ऑफ वन प्रोटॉन, क्लियर। एक प्रोटॉन, ठीक है, एक प्रोटॉन, एक प्रोटॉन, एक प्रोटॉन, क्लियर, का द्रव्यमान, ओके। और मैंने कहा यहाँ पर MN क्या है बताना जरा? मास, क्लियर, ऑफ वन न्यूट्रॉन, क्लियर। और वो कितना होता है वो हम जानते हैं। और बोलो क्लियर, एक न्यूट्रॉन, बोलो, का द्रव्यमान। अब आप सोचो मैंने आपको पहले इनके मास क्यों बताए? अरे बोलो पता होना चाहिए, बोलो क्लियर। मैं क्या बोल रहा हूँ? पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चार चीजें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ओके। अब एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन बहुत बार, क्लियर, ओके, कि द्रव्यमान क्षति, ओके, निम्न में से किसके बराबर होती है, क्लियर। क्वेश्चन आता है मास डिफेक्ट इज इक्वल टू, क्लियर, ओके। क्वेश्चन क्या आता है? मास डिफेक्ट इज इक्वल टू, ऑप्शन आता है ABCD, ओके। डेल्टा M इज इक्वल टू M न्यूक्लियस, ओके, माइनस M, बोलो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्लियर, एक ऑप्शन। दूसरा आता है डेल्टा M मास ऑफ न्यूक्लियस, ओके, माइनस Z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस N मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्लियर। दूसरा आता है तीसरा ऑप्शन, बोलो M मास ऑफ प्रोटॉन प्लस M मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस M मास ऑफ न्यूक्लियस, क्लियर, ओके। और चौथा ऑप्शन यहाँ पर डेफिनेटली आप समझ गए होंगे, Z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस, बोलो N मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस, बोलो M न्यूक्लियस, क्लियर। तो आपको मैं अभी क्या समझाना चाह रहा था, समझ में आया? बोलो। आपको बोला लड्डू खाए वो कितने वजन है, तो आप क्या करोगे? ज्यादा माइनस कम करोगे तभी आएगा ना। अरे समझे समझे, बोलो क्लियर। तो इसमें जब भी मास डिफेक्ट इज इक्वल टू आए तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियन का मास माइनस नाभिक न्यूक्लियस का मास करना है कि न्यूक्लियस माइनस न्यूक्लियन करना है। तो आपको दो ऑप्शन तो पहले ही कट हो जाएंगे। अरे समझे समझे। अब मैंने कहा कि न्यूक्लियन मतलब टोटल प्रोटॉन और टोटल न्यूट्रॉन, तो बताओ ये वाला सही होगा कि ये वाला सही होगा? ये वाला सही होगा, क्लियर। अगर एग्जामिनर पहले ही कहते कि प्रोटॉन के नंबर N1 है, न्यूट्रॉन का नंबर N2 है, तो यहाँ N1 और N2 आ जाता। अगर वो पहले ही कह दे कि प्रोटॉन की संख्या X है, न्यूट्रॉन की संख्या Y है, तो यहाँ पर क्या आ जाता? X और Y आ जाता। जैसा एग्जामिनर कहे वैसा मानना पड़ेगा, क्लियर। तो यहाँ पर मैं क्या सिखाना चाह रहा था आपको, पहले तो ये बेसिक चीजें बताई। और ये क्यों बताई? क्योंकि आप बार बार देखो इनकी जरूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है अपने को, बोलो क्लियर। न्यूक्लियन वर्ड की, इनकी, ठीक है। तो ये तो बेसिक बताया। हम क्या सीख रहे हैं? मास डिफेक्ट, क्लियर, सीख रहे हैं मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट क्या होता है? तो मैंने कहा जब भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल करके न्यूक्लियस बनाते हैं तो कुछ मास का क्या होता है? डिफेक्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मास डिफेक्ट होता है, क्लियर। तो मास डिफेक्ट फिर किसके इक्वल होगा? मास ऑफ न्यूक्लियन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियन का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान। ये न्यूक्लियन वर्ड क्या होता है? तो टोटल प्रोटॉन और टोटल न्यूट्रॉन को नंबर को इंक्लूडिंग क्या कहते हैं?
न्यूक्लियन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियन। ओके, तो फिर मैंने कहा न्यूक्लियन में तो बोलो जितने प्रोटॉन है और जितने न्यूट्रॉन है उनका मास को जोड़ेंगे तभी न्यूक्लियन का मास आएगा। क्लियर? तो जेड एम बोलो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस एन मास ऑफ न्यूट्रॉन। या मैंने जेड और एन स्टैंडर्ड माने हैं, बाकी एग्जामिनर कहते एक्स वाई तो एक्स वाई मान लेंगे, एन वन एन टू तो एन वन एन टू मान लेंगे। अरे समझे नहीं समझे बोलो? क्लियर? और मास ऑफ न्यूक्लियस, यहाँ पर जेड क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। बोलो एन क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एम बोलो एम ये क्या है? मास ऑफ वन प्रोटॉन। और ये क्या? मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। क्लियर? और ये क्या है? न्यूक्लियस का मास है। बात समझ में? और मास डिफेक्ट में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। फॉर्मूला रटने से ज्यादा थोड़ा सा दिमाग में बिठा ले कि मास डिफेक्ट क्या होता है, तो फॉर्मूला कभी भी बनाया जा सकता है। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल डिटो ऐसे ही पूछा गया है, मास डिफेक्ट इज इक्वल टू। क्लियर? चार ऑप्शन आते हैं, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे दो ऑप्शन कौन से काट सकते हैं कि मास डिफेक्ट न्यूक्लियन का मास माइनस बोलो न्यूक्लियस का मास होगा कि न्यूक्लियस का मास माइनस न्यूक्लियन का मास होगा? न्यूक्लियन का मास माइनस न्यूक्लियस का होगा। क्लियर? क्योंकि न्यूक्लियन से हम न्यूक्लियस बना रहे थे तभी तो मास में कमी आई। बोलो क्लियर? ओके, तो यहाँ पर ये दो तो कट हो गए, अब बचे ये। इन दोनों में ये क्यों राइट होगा? क्योंकि ये तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मास हुआ, हमें मास किसका लेना है? न्यूक्लियन का। और न्यूक्लियन में बोलो जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन है उनके मास को जोड़ेंगे तो न्यूक्लियन का मास आएगा। इसका मतलब हुआ कि हमें बेटर क्या ध्यान रखना है? ये वाली चीज। अरे समझे समझे कि मास डिफेक्ट क्या होता है? मास ऑफ न्यूक्लियन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर? तो हमारा काम अपने आप हो जाएगा। क्लियर? तो आई थिंक मेरी बात समझ में आई। बोलो ओके। अच्छा, फिर लोगों के दिमाग में आया, सर ये साइंटिस्टों के आया क्लियर कि ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मिलाते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं, तो ये मास डिफेक्ट कैसे कमी क्या आती है? तो फिर अच्छे से बताया गया कि एक्चुअली क्या होता है कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर एक न्यूक्लियस बनाना है तो क्या होता है? यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की। किसके लिए? बांधने के लिए, बाइंडिंग के लिए। क्लियर? जिसे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर? और वो बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उतनी यूज आती है, और वो मास के मतलब डिफेक्ट के इक्वल होती है। तो इसका मतलब हुआ एनर्जी और मास में भी कोई रिलेशन होता है। हमने तो बचपन से सुना था कि हाइट के साथ एनर्जी का रिलेशन होता है, E इज इक्वल टू एम जी एच। वेलोसिटी के साथ एनर्जी का रिलेशन होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। बोलो आइंस्टीन ने कहा कि एनर्जी और मास में भी रिलेशन होता है। जो आइंस्टीन का हम इक्वेशन पढ़ते हैं, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। क्या पढ़ते हैं? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। मतलब आइंस्टीन ने पहली बार बताया कि एनर्जी और मास में भी क्या होता है? रिलेशन होता है। क्लियर? ओके, तो इसका मतलब वो बाइंडिंग एनर्जी हमें निकालना पड़ेगा। तो अभी हम अगला कंटेंट हमारा क्या होगा? बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर? ओके, तो पहले ये नोट करोगे, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स। ओके, इसमें ये कंटेंट पढ़ने हैं। ओके, पहला कंटेंट स्टार्ट किया है न्यूक्लियर फिजिक्स। ये कंटेंट आपस में कनेक्ट, रेडियो एक्टिविटी, फिर मैटर वेव, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, पार्टिकल फिजिक्स। पहले बेसिक्स देखा अपन ने कि न्यूक्लियन क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इंक्लूडिंग क्या कहते हैं? न्यूक्लियन। फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में सारी बातें बताई, चार्ज, मास और डिस्कवरी। फिर कैसे बोलो एएमयू में कन्वर्ट करते हैं वो सिखाया। और फिर हमने क्या सीखा? मास डिफेक्ट। क्लियर?
ओके। क्या नोट बोलो। ओके। तो हमेशा आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, मास डिफेक्ट क्या होता है, बोलो डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ न्यूक्लियन एंड मास ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर। मास डिफेक्ट क्या होता है, न्यूक्लियन के द्रव्यमान और नाभिक के द्रव्यमान के अंतर को क्या कहते हैं, बोलो मास डिफेक्ट कहते हैं। क्लियर। तो अपने आप फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर आपको कोई एग्जामिनर किसी न्यूक्लियस का मास दे दे और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दे दे, तो उस मास डिफेक्ट को कैलकुलेट भी किया जा सकता है। क्लियर। इसका मतलब ये फॉर्मूला याद हो तो सब काम हो जाएगा। फॉर्मूला भी याद होने से ज़्यादा फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। क्लियर। क्योंकि जो रटता है उसके दिमाग में यही रहता है। मैंने क्या बोला, अगर ये मैंने जो क्वेश्चन कराया इसमें अगर पहले से एग्जामिनर बोल दे कि बोलो सपोज न्यूक्लियस का मास कैपिटल एम है, बोलो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या एक्स वाई है, तो बताइए, और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मास सपोज पी और क्यू है, तो बताइए मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या होगा। तो आप बना सकते हो, बोलो। क्लियर। ओके। तो बेटर क्या है, हमें क्या पता होना चाहिए कि मास डिफेक्ट क्या होता है, बोलो न्यूक्लियन का मास और न्यूक्लियस के मास के डिफरेंस को क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट कहते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया कि आपको ध्यान रहे कि ऑप्शन कैसे आते हैं, और ये ध्यान रखना कितना इम्पोर्टेंट है कि किसके मास में से किसके मास को लेस करना है। क्लियर। क्योंकि दो ऑप्शन आपको इस तरह से और दो ऑप्शन इस तरह से दिए जा रहे हैं। ठीक है। ओके। ठीक है। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट सिखाया, मास डिफेक्ट। अब इसी से कनेक्ट है बाइंडिंग एनर्जी। कौन सी बोलो, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है। हटा दूं मैं, बोलो। हटा दूं। ओके। मैंने यहां पर लिखा बंधन ऊर्जा। क्लियर। ओके। बाइंडिंग एनर्जी, बोलो इसको हम ई और बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। 10 मिनट ध्यान दो। बाइंडिंग एनर्जी किसको कहते हैं, तो मैंने यहां पर लिखा द्रव्यमान क्षति के तुल्य ऊर्जा, ठीक है, को बंधन ऊर्जा, ठीक है, कहते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बोलो मास डिफेक्ट इक्वल एनर्जी। क्लियर। मास डिफेक्ट इक्वल एनर्जी, उसको ही क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं।
अगर इसकी डेफिनेशन को देखें तो हमें पता होना चाहिए कि पहले तो एनर्जी और मास में रिलेशन क्या होता है। बोलो क्या होता है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये किसने बताया, आइंस्टीन ने बताया। क्लियर, ओके। तो अगर ये एनर्जी और ये मास है, इस एनर्जी को मैं नाम दे दूं बाइंडिंग एनर्जी, तो फिर मास को क्या नाम देना पड़ेगा, मास डिफेक्ट। सीधी सी बात है। E बराबर एम सी स्क्वायर, ये तो आइंस्टीन का E बराबर एम सी स्क्वायर कभी ना कभी पढ़ा होगा। मास और एनर्जी में रिलेशन बताने वाला एक ही साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या है, आइंस्टीन। क्लियर, ओके। मास मतलब हाइट और एनर्जी में रिलेशन होता है, वेलोसिटी और एनर्जी में रिलेशन होता है, लेकिन मास और एनर्जी में भी रिलेशन होता है। ये किसने बताया, आइंस्टीन ने बताया। क्लियर, ओके। और वो क्या बताया था, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो मैंने कहा अगर E का मतलब क्या, एनर्जी है, और m का मतलब क्या है, मास, और c तो जानते ही है वेलोसिटी ऑफ लाइट है। अगर मैं E को क्या कर दूं, EB का मतलब क्या, बाइंडिंग एनर्जी, तो फिर m की जगह क्या हो जाएगा, डेल्टा m, क्योंकि मैंने लिखा ही क्या है, बोलो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बोलो मास डिफेक्ट इक्वल एनर्जी। क्लियर, चलो ठीक है। ये किसका फॉर्मूला हो गया, बाइंडिंग एनर्जी का, EB इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। बोलो ये आपका क्वेश्चन एग्जाम का, ओके। बंधन ऊर्जा, ठीक है, का सूत्र होता है, एग्जामों में पूछा गया है। क्लियर, ओके। फॉर्मूला ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। अपने को फॉर्मूला ध्यान ही नहीं रखना है, मैंने तरीका बताया। ऑप्शन में कैसे आता है, डेल्टा एम सी। क्लियर, डेल्टा एम अपॉन सी स्क्वायर। क्लियर, डेल्टा एम सी स्क्वायर। क्लियर, और डेल्टा एम स्क्वायर सी। ओके, बताओ क्या होगा, वेरी सिंपल। बोलो मैंने क्या बताया, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला कैसे बनाया, समझ में आया। E इज इक्वल टू क्या होता है, एम सी स्क्वायर। फॉर्मूला रटोगे तो याद नहीं रहेगा। मैंने क्या तरीका बताया, E इज इक्वल टू क्या होता है, एम सी स्क्वायर। मतलब एनर्जी और मास में रिलेशन का पूरे फिजिक्स में एक ही फॉर्मूला है, वो क्या है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। क्लियर, तो अगर E को मैंने E भी कर दिया तो M को क्या कर दिया, डेल्टा M कर दिया। बोलो बात समझ, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन कैसे किया जाता है कि बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी, बोलो इक्वल टू मास डिफेक्ट। क्लियर, तो इसका मतलब मास द्रव्यमान शक्ति के तुल्य ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब राज की बात समझ में आई। अच्छा, तभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बाइंड होकर जब न्यूक्लियस बनाते हैं तो बोलो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो बाइंडिंग एनर्जी है, और इसीलिए जो डिफेक्ट होता है वो क्या है, मास डिफेक्ट है। एनर्जी की जरूरत है तो बोलो मास के रूप में वो क्या होती है, कमी होती है। क्लियर, तो एन बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट, मास इफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी, समझ में आया बोलो। और इसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एम। बोलो आपको ऐसे करोगे, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। क्लियर, EB इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। क्लियर, बोलो कोई दिक्कत नहीं। ना तो मास डिफेक्ट का फॉर्मूला याद रखना है, ना ही बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है। बोलो दोनों का बना सकते हैं। क्लियर, और दोनों के फॉर्मूले एग्जाम में पूछे गए। अच्छा, यहाँ तक तो कहानी समझ में आ गई। अब क्या होता है कि यहाँ मैं आपसे कहूँ कि भाई यहाँ C क्या है, बोलो C क्या है, वह C क्या है, सब जानते हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके, वेलोसिटी लाइट मतलब प्रकाश का वेग। ओके, बच्चे को पता है कितना होता है ये, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर कोई साइंस का पर्सन है, रात को 12 बजे भी उठा के पूछे, खुद का नाम गलत बता सकता है लेकिन ये तो याद रहता ही है। अरे बोलो रहता कि नहीं रहता है। ओके, तो ये कभी एग्जाम में दिया जाएगा क्या, कभी नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने का कहा जाएगा तो केवल क्या देगा, मास डिफेक्ट। क्या देगा, मास डिफेक्ट। और मास डिफेक्ट भी किस में देगा, एमयू में, क्योंकि मास डिफेक्ट किस ऑर्डर का होता है, एमयू ऑर्डर का होता है। किस ऑर्डर का होता है, एमयू। क्या किलोग्राम में, ग्राम में कमी थोड़ी आती है, और बहुत 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 कम कमी आती है जिसको हम एमयू में रिप्रेजेंट
करते हैं। क्लियर? ओके, किस में कमी आती है? एएमयू ऑर्डर में कमी आती है। एएमयू मतलब क्या है? 1.66 इंटू 10 की पावर -27। और समझे समझे बोलो 0.0000000000166 किलोग्राम। और इतनी कमी कम आती। इसका मतलब कभी भी एग्जामिनर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मुझे मास डिफेक्ट किलोग्राम ग्राम में दे ही नहीं सकता है। किस में देगा? एएमयू में। अब प्रॉब्लम कहाँ है कि मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किलोग्राम में ही रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? मीटर पर सेकेंड। और हमारी मास की एसआई यूनिट क्या होती है? क्या होती है? किलोग्राम। और समझे समझे देगा किस में? एएमयू में। यूज किस में करना पड़ेगा? किलोग्राम में। क्लियर? तो फिर तो टाइम लगेगा। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की होती है। किस में होती है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल भी किसकी यूनिट है? एनर्जी की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी किसकी यूनिट है? एनर्जी की। तो इसका मतलब है फिक्स है कि मास डिफेक्ट एग्जामिनर किस में देगा? एएमयू में। और ऑप्शन बाइंडिंग एनर्जी के मिलेंगे वो किस में मिलेंगे? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और जिसको अगर सोल्व करेंगे एक्चुअली तो 2 से 5 मिनट लगेंगे। उसको अपन अभी 5 सेकंड में करना बनाते हैं। पहले अपन क्या करेंगे? बोलो यहाँ तक कहानी समझ में आए? पहले मुझे आपको एक क्वेश्चन से सिखाना पड़ेगा। आपको मैंने दिया 1 एएमयू, एग्जामिनर की मर्जी 5 एएमयू मास डिफेक्ट दे, 0.5 एएमयू मास डिफेक्ट दे, 10 एएमयू मास डिफेक्ट दे, 1.5 एएमयू मास डिफेक्ट दे, कुछ भी दे सकता है। अपन क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन कर रहे हैं कि कितना मास डिफेक्ट ले रहा हूं? 1 एएमयू। क्लियर? द्रव्यमान द्रव्यमान क्षति। क्लियर? ओके, के तुल्य बंधन ऊर्जा होगी। क्लियर? ओके, क्वेश्चन क्या है मेरा आपका? फाइंड आउट। क्लियर? ओके, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग बोलो बाइंडिंग एनर्जी, ओके, फॉर 1 एएमयू मास डिफेक्ट। क्लियर? ओके, एक्चुअली क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाएगा मैं यहाँ पर पूरा करके बता रहा हूँ और फिर हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। हमने अभी देखा बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एम सी स्क्वायर। बताओ ऐसा लिखेंगे नहीं लिखेंगे? लिखेंगे, बोलो ओके। अच्छा, गिवन क्या है मेरे को? डेल्टा एम कितना दे रखा? 1 एएमयू। बताओ 1 एएमयू किलोग्राम में किसको इक्वल होता है? 1.66 इंटू 10 की पावर, अरे 10 की पावर 27 किलोग्राम। एक एक चीज जो मैंने अभी बेसिक में बताई थी बार बार यूज आ रही है, इसीलिए मैं बोलो पहले बेसिक चीजें बता देता हूँ जिससे आसान रहे। अच्छा, सी दे नहीं दे अपने को पता होना चाहिए। 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। चलो चालू करें कैलकुलेशन, बोलो ओके। ई बी यहाँ पर क्या करेंगे? 1.66 इंटू 10 की पावर -27, 3 इंटू 10 की पावर 8 का क्या करूंगा? स्क्वायर। अरे सी स्क्वायर है ना? ओके, अब इसको सोल्व करूंगा तो मुझे किस में मिलेगा? जूल में। डेफिनेटली जूल में ही मिलेगा। और एनर्जी किस में? एम के किस में होती है? जूल में। ओके, अच्छा, अब मैंने कहा कि मुझे पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इजिकल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होता है। जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिलेशन क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इजिकल टू कितना जूल होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होता है। तो बताओ मुझे जूल हटाना और इलेक्ट्रॉन वोल्ट लाना है, तो बताओ क्या करना पड़ेगा? 1 जूल इजिकल टू क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? तो बताओ बताओ बताओ, अगर मुझे इसको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है तो इससे डिवाइड करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा? डिवाइड करूंगा। क्लियर? तो ई बी इजिकल टू क्या करूंगा? 1.66 इंटू 10 की पावर -27, इसको मल्टीप्लाई कर दूं 9 इंटू 10 की पावर 16। कर दिया? बोलो अरे स्क्वायर तो कर दूं ना। 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर मतलब क्या आएगा बाहर? 9 इंटू 10 की पावर 16। 3 का स्क्वायर 9, 10 की पावर 8 का स्क्वायर 10 की पावर 16। ध्यान इधर होना चाहिए। यहाँ तक कहानी समझ में आए? डिवाइड बाय
1.6 इंटू 10⁻⁻19। इतना करते ही ये किस में बदल गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में बदल गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर? लेकिन मैंने आपसे कहा कि बाइंडिंग एनर्जी किस ऑर्डर की होती है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। इसका मतलब सारे ऑप्शन मुझे किस में मिलेंगे? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेंगे। तो इसका मतलब ऑप्शन को देखते हुए मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मेगा का मतलब क्या होता है? 10⁻⁶। मेगा का मतलब क्या होता है? 10⁻⁶। इसका मतलब मैं बोलो ऐसा तो कर ही सकता हूं, इसमें तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। 10⁻⁻27 9 इंटू 10⁻16। बोलो ऊपर भी 6 और नीचे भी 6। बोलो ऐसा करो तो कोई रोक सकता है क्या? बोलो कोई नहीं रोक सकता। काटू तो वापस वही आ जाएगा। बोलो क्लियर? ओके, तो मैंने कहा हमारा काम हो गया। कैसे? कि इस 10⁻6 को खा जाऊं तो बताओ क्या लिख पाऊंगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे क्या लिख पाऊंगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1.6 बोलो 6 इंटू 10⁻⁻27 9 इंटू 10⁻16 और ये तो क्या कर दूं? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसको खा गया हूं मैं? बोलो। और मेगा को वापस हटाऊं तो 10⁻6 आ जाएगा। बोलो ओके। नीचे क्या बचा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10�6। क्लियर? अब मुझे इसको सोल्व करना। सोल्व तो मैं यही भी कर सकता था, मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं। बताओ काट दूं? चलेगा। और ऊपर क्या है? 1.66। नीचे क्या है? 1। ऑलमोस्ट चलेगा। और बोलते ही नहीं है चलेगा नहीं चलेगा। चलेगा। ओके। अब मैंने कहा ये और ये कितने बचे गए? 10। अरे बचे कि नहीं बचे? ओके। मैंने कहा आपको कि यहां पर ये ईबी, बताओ ये तो है 9 इंटू 10⁻⁻27 और ये 19 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस का 9 29 होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? ये 19 है माइनस का, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ऑलरेडी 10 है, बेस इक्वल तो पावर जुड़ जाती है। 10 और 19 कितना होगा? 29। क्लियर? इसको मैं सोल्व करूं तो लगभग 900 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकता हूं। अरे हाँ या ना? ये और ये बचा कितना? 2 और 10⁻2 मतलब 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 900 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अब ये तो मैंने सोल्व किया। क्लियर? स्पेशल नोट में क्या बता रहा हूं? एक्चुअली 1 AMU बोलो मास, ठीक है, डिफेक्ट बोलो डिफेक्ट इक्वल बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर? बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? बोलो 1 AMU के तुल्य बंधन ऊर्जा कितनी होती है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन। ये क्या लिखा? 1 AMU द्रव्यमान क्षति, ओके, के तुल्य बंधन ऊर्जा बोलो कितनी होती है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। क्लियर? अब देखो, इमेजिन करो कि हमें इतना कुछ भी नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, आपके एग्जाम में आ गया क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर? आपको पूछा कि 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के तुल्य बंधन ऊर्जा होगी। क्लियर? ओके। बाइंडिंग एनर्जी फॉर 10 AMU, 10 दे, 5 दे, हाफ दे, कोई दिक्कत नहीं। AMU बोलो मास डिफेक्ट। क्लियर? मास डिफेक्ट। बोलो ऑप्शन होंगे। अरे ऑप्शन होंगे, अपने को क्या करना है? सपोज दैट पहला ऑप्शन दे रखा है, एक ऑप्शन दे रखा है 660 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? ओके। एक ऑप्शन दे रखा है सपोज दैट यहाँ पर बोलो 900 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? ओके। मैंने कहा यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है, क्या बताया मैंने आपको? बोलो 93 बोलो 00 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर?
एक दे रखा है आपको 90 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ 5 सेकंड में कर सकते हो नहीं कर सकते हो बोलो? क्योंकि आपको पता है 1 AMU के लिए कितना होता है 931। आइडियल है ये। एग्जामिनर का को 930 कर दो चलेगा? अरे चलेगा नहीं चलेगा बोलो? ओके, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर यहाँ पर 10 दिया तो मैं भी क्या कर दूंगा, इधर 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अरे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, बताओ 5 सेकंड में टिक होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? आधा एमयू दे दे तो चौथाई एमयू दे दे तो, अरे बोलो 5 एमयू दे दे तो करना क्या समझ में आया? डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना 931 से या 930 से, डिपेंड ऑन ऑप्शन। क्लियर? और टिक करना। 5 सेकंड में काम होगा कि नहीं होगा? हमने क्या देखा कि फिक्स है कि मास डिपेंड किस में दिया जाएगा, एमयू में। फिक्स है कि ऑप्शन किस में होंगे, मेगा इलेक्ट्रॉन। तो वो काम हमने पहले ही कर लिया। और समझे बोलो? एग्जामिनर को क्या मतलब है कि आपने कैसे राइट किया? और समझे बोलो? आपको क्या याद होना चाहिए? 1 AMU मास डिफेंस इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर? तो अगर ये आपको डाटा याद है तो आपका काम हो जाएगा। चाहे वो 0.25 दे, 0.5 AMU दे, 2 AMU दे, 5 AMU दे, 10 AMU दे, 50 AMU दे, कितना भी मास डिफेक्ट दे, बाइंडिंग एनर्जी सेकंडों में निकाली जा सकती है। बोलो मैं क्या सिखाना चाह रहा था, समझ में आया बोलो? बाइंडिंग एनर्जी में दो ही क्वेश्चन बनते हैं, एक तो फॉर्मूला पूछा जाता है या मास डिफेक्ट देखकर उसकी वैल्यू पूछी जाती है। दोनों मैंने आपको सिखा दिए हैं। क्लियर? अब आप नोट करोगे सुपरफास्ट की तरह। ये वाला क्वेश्चन तो कितनी बार एग्जाम में आ गया है। क्लियर? ओके। मैं क्या सिखाना चाह रहा था, समझ में आए बोलो बात? ओके। क्योंकि हमारा एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, हमें ऑब्जेक्टिव की तरह सोचना पड़ेगा कि क्या दिया जाएगा और कैसे हमें फास्ट करना है। ठीक है? हो गया ये? बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? मास डिफेक्ट इक्वल एनर्जी। ओके, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है? मेरी नज़र से देखो तो इससे इजी कोई क्वेश्चन है नहीं। और बोलो वेरी इजी बोलो। क्लियर? E इज इक्वल टू mc² आपको फॉर्मूला याद रहता है तो आपको बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्मेट में फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। नेक्स्ट करूं मैं बोलो? ये बहुत बार पूछा गया, वेरी इजी बोलो। क्लियर? ओके। और न्यूमेरिकल बन सकता है तो उसका मैंने तोड़ बता दिया।
बहुत आसान तरीके से हम कर सकते हैं। ये तो पहले मैंने पूरा प्रोसीजर बताया है, इतना वहाँ एग्जाम में टाइम नहीं होता है कि हम करें। बोलो क्लियर? ओके। जूम करूं? ये तो मैंने एक्चुअली करके बताया आपको। ओके, कि 930 मतलब नियर बाई कैसे आता है, ठीक है। 1.66 को 1.6 से काट लिया था, इसलिए यहाँ पर बोलो ऊपर वाली चीज़ ज़्यादा है तो 900 से थोड़ा ज़्यादा आएगा। और एक्चुअली कितना आता है, 1 AMU मास डिफेक्ट के इक्वल बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके। ओके, हो गया ये, बोलो। ठीक है, बाकी था। हो गया। ओके। बाइंडिंग एनर्जी, मास डिपेंड बाइंडिंग एनर्जी साथ साथ क्यों पड़ा, बोलो? अरे कनेक्ट है ना एक दूसरे से, बोलो क्लियर? मास डिफेक्ट मिल जाए तो बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकता हूँ, और बाइंडिंग एनर्जी मिल जाए तो मास डिफेक्ट निकाल सकता हूँ। क्लियर? क्योंकि अगर ई बी इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर है, तो डेल्टा एम इज इक्वल टू क्या कर सकता हूँ, बोलो? ई बी अपॉन
सी स्क्वायर। क्लियर? कोई एक चीज मिल जाए तो दूसरा हम पता लगा सकते हैं। ओके, ये लाइन बहुत काम की है क्योंकि इसी से क्वेश्चन करना अपने को, तो ठीक है। बात समझ में आए बोलो? और ये क्वेश्चन ठीक है। क्या? अरे 10 AMU। ओके, ये देखो इंग्लिश में 10 AMU मास डिफेक्ट। क्लियर? क्या लिखा मैंने? बाइंडिंग एनर्जी फॉर 10 AMU, 10 AMU। AMU में किसको बताया जाता है? मास डिफेक्ट को। क्लियर? और बाइंडिंग एनर्जी किस ऑर्डर की होती है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की। ठीक है, बताओ यहां तक कहानी समझ में आई? आज हमने क्या सीखा? मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी। यहीं से कहानी कल हम स्टार्ट कर